जी के लिए बहुत सुंदर उद्बोधन के साथ आज मेरे यहाँ प्रोग्राम था कल मंदिर में, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं नहीं रही सही। इसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ सभी से, जो बीच में डिस्टरबेंस होता रहा। हम सभी को प्रणाम करते हैं और सभी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जो गलतियां हैं उन्हें माफ करें। चलिए, गुरु जी ने भेज दिया है पुरस्कार। बहुत बढ़िया यादव जी, बहुत अच्छी ये कक्षा लिया आपने, बहुत सुंदर तरीके से कराया। खासतौर से जो मोटिवेशनल वाला उदाहरण दिया आपने वो अति उत्तम रहा, प्रेरणादायक रहा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। हम चाहते हैं आप इसी तरह से नए नए उदाहरण रोज लाएं, कम समय वाले, और रोज सुनाएं। और बीच में जो हमारी भी आपने तारीफ की, ये आपका बड़प्पन है। आपके अंदर जो सीखने की ललक है, जो गुरु निष्ठा है, योग के प्रति समर्पण है, यही आपका बड़प्पन है। ये आप इस तरह लगे रहिए और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं, ऐसा मुझे भरोसा है, ऐसा मुझे विश्वास है कि माँ पीताम्बरी कृपा आप पर लगातार बनी रहेगी, बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। और आपको पुनः एक बार साधुवाद। कल माँ पीताम्बरा की जयंती थी, हमारे यहाँ मंदिर में कार्यक्रम था बहुत भव्य। तो माँ पीताम्बरा की जयंती को आज मानते हुए आप सभी योगाहारी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम प्रणाम। बहुत 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 गुरु जी, आप का जो तैयारी, आपकी जो आपने योगमय छतरपुर को बनाया, और देख रहे हैं आलोक जी जैसे जो है, अब ये आलोक जी को देख कर के लगता है कि भैया ये गुरु खुद बन गए। अब यानी गुरु, आप महागुरु हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ये अब पूर्ण योगी बन गए। ऐसे कितने योग शिक्षक आपने तैयार किए हैं, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य है, ये राष्ट्र सेवा है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। बहुत बहुत साधुवाद गुरु जी को, बहुत बहुत प्रणाम। ये दूसरा सत्र शुरू करें आदरणीय राजनाकिनीकर जी। जी बहुत बहुत अभिनंदन आज के योगाचार्य जी का, और साथ में सभी भाई बहनों ने उनके साथ योग किया, आपका सबका अभिनंदन करते हुए अब दूसरे सत्र के लिए मैं आदरणीय श्री डॉक्टर रोशन लाल राउत से निवेदन है कि हमारे मुख्य वक्ता को सम्मान के साथ आमंत्रित करें और चर्चा सत्र आगे करें। जी आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत। आइसक्रीम का असर ज्यादा हो गया लगता है। नहीं, वो काहे हकीकत छुपत नहीं है। चट्टो है ना, चट्टो, इसको चटोरे कहेंगे, चटोरे। चलिए ठीक है, बहन को शुभकामनाएं, जल्दी ठीक हो जाए उनका गला। और जैसा कि आदेश हुआ है, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शरद वर्मा जी नर्मदापुरम से है, और आप खेती के प्रति जो आपका लगाव है, वो जो जुड़ाव है, वो जो माँ का बेटे के साथ होता है, उस तरह का जो जुड़ाव है आपका, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। और बड़े मनोयोग से जिस तरह से आप खेती करते हैं, तो वो चरितार्थ करता है कि हम खेती नहीं कर रहे, हम सहयोग की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकृति के साथ जो रहने की माँ तो देती ही है ना, तो जब उनके साथ रहेंगे तो वो आपको देते रहेगी, आपका पोषण, आपका भरण पोषण वो करते रहेगी, आपको समृद्ध बनाते रहेगी। तो इसी भाव के साथ आप जो खेती करते हैं, तो आज पुनः आप आमंत्रित हैं, आए और हमारे जो योगाहार के भाई बहनों को मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। आदरणीय शरद भैया जी। सदन को बहुत बहुत प्रणाम। और राउतकर साहब ने कुछ ज्यादा ही मेरे विषय में बोला, लेकिन बहुत कम बोला है, बहुत कम बोला है अभी। जी जी जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर हम बोलते रहेंगे तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए वो रुक गए हैं।
मैंने बहुत इसीलिए, ये गुरुजी आपके ज्यादा बोलते थे, इसलिए मैंने रोशन लाल राउत को बोला था आज। पता है शरद जी भैया? जी, जी। बहुत अच्छा। जी जी जी, बहुत दीदी प्रणाम, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और जो योगाहार से सीखा है वही देने का कभी कभी मौका मिल जाता है, तो वही शब्दों को वापस योगाहार को समर्पित। और अभी बहुत चर्चाएं हैं इस समय, गाय की, जमीन की, सब माताओं की चिंता है। और तीनों माताओं की सेवा में कहीं ना कहीं कमी तो आ रही है, ये देखने को मिल रहा है। चाहे गाय माता हो, चाहे जमीन माता हो, चाहे घर की माता हो, इनको तीनों के प्रति जो भाव है वो कहीं ना कहीं कमी आए। जो पुराने लोगों के भाव थे उनसे कहीं अपन नीचे, अपना ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। अभी की जो खेती में है अनाधुंध पैसा कमाने की लालसा, माता के पास नहीं बैठना, नहीं समय देना, गाय माता को जो स्तर से पहले पूजा जाता था वो स्तर से आज नहीं पूजा जाता। आज अगर वो दूध नहीं देती है तो तुरंत उसको बाहर रोड पर खड़ी कर देते हैं। ये मानसिकता कहाँ ले जा रही है, ये कहाँ जा रहा है? तीनों माताओं की अवहेलना कहाँ हो रही? आप पूरे वर्ल्ड में देखो, जहां भी मातृ शक्ति का अवहेलन हुआ है वो देश धीरे धीरे, ईरान, इराक, सब आप देख लीजिए, आज वो शक्तियां खत्म हो रही हैं। इन मातृ शक्तियों की अगर सही अवहेलना नहीं की गई तो जरूर, मैं तो कहता हूं कि वो देश जरूर धरातल में समाहित होगा, और हो रहा है। पहले कहते थे कि ऐसा होगा, और हम तो आज देख रहे हैं। जिन देशों में भी माताओं की अवहेलना हुई है वहां के देश आज धरातल की तरफ जाने लगे। आज उनके बच्चे अपने सामने कट रहे हैं, मर रहे हैं। आप अगर देख लें, बांग्लादेश ने अगर बहुत सारा काटा पीटी करा तो उसके साथ भी कितना दुर्व्यवहार हुआ। वो सब है कि जो, अगर ये माताओं को, तीनों माताओं पे ध्यान नहीं दिया गया, भारतीय संस्कृति तो इन माताओं को सबसे ऊपर लेके चलती। और भारतीय संस्कृति का तो अपन एक छोटे से कण के बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पानी की ड्रिप की सिंचाई अगर आप कहें, पानी की सिंचाई बताई है, तो हमारे पूज्य शंकर जी के ऊपर एक लोटा पानी रख के बूंद बूंद टपका के बताया गया। अपने बुजुर्गों ने बताया है कि किस तरीके से आप पानी की सुरक्षा रखें, उस पानी को संभालें। इस पानी की आज नहीं, जब हजारों नदियों में पानी बहता था, जब उस पानी को एकत्रित करने का हमारे पूर्वजों ने बताया, कैसे पानी को इकट्ठा करके आप रखें तालाब में, पोखर में, और उस पानी को कैसे आप, टपक सिंचाई तो बाद में आई होगी। आप देखिए शंकर जी का जो अभिषेक करते हैं, जो पानी ठहरता है, जो पेड़ों में बांध के टपक टपक के जो जाता है, शंकर जी का अभिषेक होता है, वो कितना अद्भुत है। कब परिकल्पना की होगी? ऐसे पौधे संस्कृति, भारतीय संस्कृति ने खोजे। भील का पौधा, बड़ का, पीपल का वृक्ष, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे कैसे खोजे होंगे इन बुजुर्गों ने? इस पे कभी परिकल्पना नहीं की। इनकी पढ़ाई नहीं कराई जाती हमारे विश्वविद्यालय। हमारे पौधे का नाम अगर आम है तो उसको आम हम नहीं पढ़ते, इंग्लिश में हमको मैंगो पढ़ाया जाता है, जिससे हम भारतीय संस्कृति को भूले। जो पावरफुल है आज हमारे नेता, वो इन चीजों को क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं कर पाते दमदारी से? क्या उनको ऐसा प्रेशर है कि वो हमें मैंगो पढ़ने पर जोर देते हैं? हमें आम क्यों नहीं पढ़वाते? हमें इमली क्यों नहीं पढ़वाते? हमने इमली का बायोलॉजिकल नेम हमारा इमली क्यों नहीं है? ये सारी चीजें हैं सिर्फ भारतीय संस्कृति को भुलाने वाली, कि कैसे भी ये लोग भूलें। अगर ये भूलेंगे नहीं तो ये ईश्वर के तुल्य। आज एक पौधा हम लगाते हैं और वो अगर गायत्री मंत्र से लगाते हैं तो वो देवपुत्र हो जाता है। आज हमारा कोई व्यक्ति
मंत्रों के साथ उच्चारित करके सुबह उठता है, 5 बजे उठता है, सो स्नान करता है, जल चढ़ाता है। तो ये परंपरा है, पौधों में जल चढ़ाना, पीपल में पानी, ये कब की परंपरा है, कैसे बनाई गई होगी ये, और कौन ने बनाई होगी इतनी खूबसूरत परंपरा है कि पानी भी चढ़ गया, आदमी की आत्म शुद्धि भी हो गई। ये सारी चीजें कैसे होती? लेकिन आज की जो संस्कृति है वो हमको लेट उठने के लिए मजबूर करती है कि लेट 10 बजे उठो, नहाओ मत। ये सारी चीजें ये क्यों हमारे जीवन में घुलते जा रही है? इसको कैसे रोका जाए? इस पे भी विचार होने चाहिए। संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, मेरे ख्याल तो पूरे वर्ल्ड में क्या, पूरे विश्व में इससे अच्छी कोई संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ पुराने समय में माताओं की बहुत पूजा हुई, गाय माता की पूजा हुई, घर में माताओं की पूजा हुई, धरती माता की पूजा हुई, और हमेशा भारतीय संस्कृति ने इन तीनों को संभालने का कार्य किया है। तन मन धन से इनको संभाला है। इनके ऊपर बहुत सारी परंपराएं बनाई हैं कि हमेशा सुरक्षित रहें। हमने तो देखा कि आचार्य शर्मा जी ने कहीं किताबों में लिखा है कि आपस में जो माताओं की पूजते नहीं है, जहां पे मातृशक्ति की अवहेलनाएं होती हैं, वो आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो वो आप देखने को मिल रहा है। आज से जो 30 साल पुरानी किताबें लिखी गई, उन किताबों में आप देखिए आज देखने को मिल रहा है, जो लिखा था वो आज हमें आंखों से देखने को मिल रहा है। इन मातृशक्तियों में इंसानों का प्रेम क्यों कम हो रहा है? क्यों अपनी माता को इतनी, धरती माता को अगर हम ले ले तो आज मेड़ों के पेड़ आदमी कैसे जला देता है, और पेड़ जल जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो आत्मा में एक एक कसोटने वाली चीज थी वो कम होते जा रही। अगर कोई चीज जल रही है तो वो जलने देता है, दूसरी तरफ मुंह कर लेता है कि ठीक है यार अब जल रही है, अब हम क्या करें। इसकी चीजें की रोक कैसे लगे? आज गाय के लिए हमें क्यों निकालना पड़ रहा है इतने कि भैया उसके लिए गांव गांव जाके जागृति फैलाओ? अरे वो तो हमारी संस्कृति में था, कहां से हट गया वो? कौन ने हटा दिया उसको? गाय को काऊ किसने बना दिया? ये सारी चीजें बहुत है। आज के बच्चे गोबर से एलर्जी करने लगे। आज हमें कोई बोल दे तो हम गोबर से स्नान कर सकते हैं। गोबर उठाने की तो बात है। हमें गाय लगाना है तो हम गाय लगा सकते हैं, बैल चलाना हो, बक्खर चलाना हो तो बक्खर चला सकते हैं। हर क्षेत्र में आप हमें कहीं लगा दे, हमें कोई एलर्जी नहीं है। पर आने वाली पीढ़ियों में ये एलर्जियां क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, ये संस्कृति कहां से कमजोर हो रही है? आज की जो भक्ति बताने वाले जो भागवत करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन शिक्षाप्रद भागवत नहीं हो पा रहे। जो मूल तत्व है वो नहीं आ रहे, जो छेड़छाड़ वाले हैं वो आ रहे हैं। कृष्णा नाम भगवान के बिगाड़ के उनके गाने, उनके ये सारी चीजें जो हैं, बहुत कभी कभी चिंतन होता है कि ऐसी, मैं तो मानता हूं कि अगर जिसके माता पिता घर में हैं, उनके सब ईश्वर घर में ही है, कहीं उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। जीते जागते भगवान है उनके पास। कहाँ भटक रहे हो तुम? आप तो अपने घर में जो माता पिता हैं उनकी सेवा कर लीजिए। मेरे ख्याल शायद ही ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई आशीर्वाद है जो नहीं मिलेगा। आप अपनी धरती माता को सजा के तो देखो, आप पैसों से भरभर कर देगी आप। अभी एक जेबी क्लास लेने का मौका मिला। मैंने उन्हें बताया कि आप 1 एकड़ में 9 लाइन बल्लह लगाओ या गिलकी लगाइए आप,
और उसके बीच में आप सोना मोती गेहूं लगा दी। आपको कोई यूरिया डालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ 1-2 एकड़ वालों के लिए एक मॉडल है छोटा सा। उस मॉडल के विषय में मैंने बताया कि आप 9 लाइन उसमें आप अपनी गिलकी की, लौकी की या आप बल्लर की डाल दीजिए। उसके बीच में आप अपना सोना मोती गेहूं या जो भी आपको जैविक 306 जो अच्छा सरवती है वो गेहूं को लगा दीजिए। उस बल्लर में आप ड्रिप से सिंचाई करिए। उसमें बीच में आप बिल्कुल मल्चिंग कर दीजिए। आपके पास मक्के के अगर भुट्टे के छिलके हैं तो उसकी कराइए, पूरी आप मल्चिंग कर दीजिए उसकी। आप भुट्टे के छिलके से मल्चिंग कर दीजिए, नहीं है तो आप पॉलीथिन लेके कर दीजिए उसकी मल्चिंग कर दीजिए, क्योंकि कचरा मारने के लिए बीटीसाइड डालना पड़ता है, इसलिए आप मल्चिंग कर दीजिए। और आप देखिए कितने अच्छे से उस 1 एकड़ में 5 कुंटल आपका जैविक गेहूं पैदा होता है, जिसमें कि आपने ना ही यूरिया डाला ना डीएपी डाली, सिर्फ उस बल्लर की पत्तियां गिरने से वो पैदा हो जाता है। और आपकी बल्लर की जो खेती है वो लगभग आपको 50 से 60 कुंटल बल्लर आपको 1 एकड़ में दे देती है। अब 60 कुल्लर बल्लर हो गई, 6 कुंटल आपका गेहूं हो गया, 66 कुंटल 66 कुंटल कौन सी जैविक फसल या कौन सी केमिकल फसल आपको देगी, ये मुझे बताइए। अगर कोई केमिकल फसल आपको 66 का एवरेज दे तो आप मुझे बताइए। अनाधुंध यूरिया डीएपी का उपयोग बंद करो, आप उसमें मिश्रित खेती करो। इस मामले में मैं महाराष्ट्र की धरती के जो किसान हैं उनको प्रणाम करता हूं कि वो हमेशा डबल क्रॉप लगाते हैं। आप देखिए उनकी तुअर की क्रॉप रहेगी, उसके बीच में वो अपनी क्रॉप लगाएंगे, तिल की खेती करेंगे बीच में। हमारे यहाँ किसान मिश्रित खेती नहीं करना चाहता, वो तो साहब बस काट दिया और बो दिया, 2 शब्द जानता है, और तीसरा उसकी मंडी और चौथा उसका पॉकेट, ये चीजों से संबंध रखता है। इन चीजों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी धरती को सुधारने के लिए स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी बढ़िया खेती करें। राजश्री बहन जी कुछ बोल रही है क्या? हैंड रेस किया, बोले बेटा, बोले बेटा क्या क्वेश्चन? जो हमको आपके वो बल्लर है ना उसका सीड मिल जाएगा? जी जी मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो कैसे केजी मतलब? मुन्नीलाल भाई साहब का नंबर है आपके पास? हाँ उनका नंबर है। बस आप उनसे बीज ले लीजिएगा, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना, वो हमारे ठीक पास है। आते जाते हैं, वो लेके बीज आपको। जी भैया। जैविक खेती बहुत आसान है अगर इसको मिश्रित रूप में की जाए। बड़े किसानों के लिए तो नहीं, लेकिन ये मॉडल 5 एकड़ तक की जमीन के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। और इसको इस बार हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ने अपनी किताब में ले लिया, बल्लर मिश्रित गेहूं, और इसको प्रकाशित भी किया है उसमें मेरे नाम से। तो ये बहुत अच्छा बहुत अच्छी है जैविक खेती। जैविक खेती अगर अपन डायरेक्ट करते हैं तो मैंने देखा कि बहुत, मेरा अनुभव मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी 95 ईयर और मैं मिला के लगभग 150 वर्ष का अनुभव और मेरे माताश्री का आशीर्वाद से मैंने जो चीजें सीखी है वो अब बहुत सारे मैंने एक देखा कि जो मेरे पिताजी ने सिखाया कि जो भी साइंटिस्ट है उससे सीखो। हर साइंटिस्ट में एक ना खूबी जरूर रहती है, उन चीजों को अपना एकत्रित करना चाहिए। और खास करके जो आसपास जो भी कृषि केंद्र हो, एग्रीकल्चर के विभाग हो, हॉर्टिकल्चर के हो, शहरी कल्चर हो, सारे विभागों में किसानों को निरंतर जाने की जरूरत। किसान जाते नहीं, मैं तो ये मानता हूँ जितनी बार वो मंदिर जावे उतनी बार इन विभागों में अपने चरण रखे। इनमें जाना ही चाहिए, आदमी जाता नहीं है, इसमें कंजूस बहुत है। मैं सदन से माफी चाहूंगा कोई शब्द अगर मेरे थोड़े आड़े तिरछे निकल जाए। इसमें आदमी जाता नहीं है, सरकार इतने पैसे खर्च करती है, आदमी जाने में संकोच कर जाता है।
अगर कहीं पार्टी हो तो वो चला जाता है, कहीं शादी हो तो वो जाना है, उसको दुनिया के काम छोड़ देगा, लेकिन वो शादी में जरूर जाएगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अगर एक सरकार एक कार्यक्रम कर रही है तो उसके सपोर्ट के लिए नहीं जाता, वो कभी खड़ा नहीं होता वो मेले। अरे नहीं, वो हमें तो सब मालूम, वहां क्या खेती करता, वो तो वहां कोई नहीं, कुआरखेड़ा में वहां 5-10 कुंटल पैदा होता है, उससे ज्यादा तो हम करते, हम 1 एकड़ में 2 कुंटल बोते हैं। अब बताइए आप कैसे, मतलब क्या है, 1 एकड़ में 2 कुंटल बोते हैं और खूब पैदा करते हैं, ये हालत है। अब 1 एकड़ में आप 2 कुंटल बोगे तो क्या धरती माता का क्या होगा, आपका क्या होगा, और जो गेहूं खाएगा उसका क्या होगा। तीनों जगह देखिए आप, तीनों माताओं को कष्ट हो गया, जिसने एक गेहूं ज्यादा बो दिया, उन जो माताएं उस गेहूं को खाएंगी उनका क्या होगा। ठीक है, आपने आपकी माता को तो शुद्ध खिला दिया, दूसरी माताएं तो खाएंगी उस गेहूं को, और उनका आपको पाप नहीं लगेगा, कहीं आपको नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो आप उसके भागीदारी बनेंगे पाप का। ऐसा तो नहीं कि अनाधुंध आपने केमिकल डाल के पैदा कर दिया और आप सोच रहे हैं हमने 2 पैसा ले लिया। मैं तो नहीं मानता, जो केमिकल वाला पैसा है वो केमिकल के रूप में ही वापस जाएगा, ये निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आप अगर अपनी अवहेलना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं तो ठीक है, मैं तो उत्पादन के लिए ये करूंगा, तो वो उसका असर आपके जीवन में जरूर आएगा। कहीं ना कहीं आपके शरीर में, कहीं भी आपके प्रकृति में, आपके घर में, आपके मानसिक में कहीं ना कहीं पेन जरूर रहेगा, दर्द रहेगा, क्योंकि वो केमिकल वाला चीज आपने हजारों माताओं को खिलाया है, और वो आपने जब खिलाया है तो आपको उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको वो सौभाग्य दिया था, आप एक सही चीज उगाकर बाजार में उत्पादित करो। आप पंडित हो उस खेती के, आपको पंडिताई अच्छे से करना नहीं आती, मतलब आपको खेती करना नहीं आती, इसलिए आपने ऐसी चीजें उगाई केमिकल वाली, जो आज हमारी हजार माताओं को कमजोर कर रही हैं, उनकी कोख को कमजोर कर रही हैं, वो कमजोर हो रही हैं। मैं आह्वान करता हूं कि जैसी जिसको जो काम दिया है उस काम को नेक दिल से करें, उस काम में नेक दिल होना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य मिलेगा। आप तो देख लीजिए, आपके जीवन में कहीं आपने कोई गलती करी है तो वो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा बन के जरूर अवश्य लौटी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लौटी ना हो, किसी भी रूप में लौटेगी, वो अवश्य लौटेगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा दुख आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हजारों को दुखी करके आप खुश रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है भारतीय संस्कृति में। ये अवश्य है, अगर आपने कई ने राम जी को 14 वर्ष अगर उनको वहां वनवास भेजा था, तो यहाँ पे उनको जेल के अंदर कृष्ण जी के जन्म के लिए 14 साल उनको जेल में रहना पड़ा था, आखिर उनको ये कर्ज चुकाना पड़ा था। ये परंपराएं हैं, ईश्वर कहता है इनसे हम नहीं बचते तो आप कहां से बचोगे। ईश्वर को ये चीजें भोगनी पड़ी तो आप किस खेत की मूली हो, आपको भी भोगना पड़ेगा। आप जो चीजें गलत कर रहे हैं, आप सोच रहे हो ये चीज मैं गलत उगा रहा हूं, लेकिन मैं तो नहीं, मैं तो पैसे कमा रहा हूं, मैं तो अनाधुंध यूरिया डाल के ये फसलों को उगा के बाजार में भेज रहा हूं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि उन हजार माताएं जो खा रही हैं, जो माताएं खा रही हैं, जो गाय को प्रदूषित चारा मिल रहा है, जो उनकी मेड़े आप खोद के हटा दे रहे हो, जो गाय के लिए मेड़े हटा दे रहे हो, इनका प्रभाव क्या आपको नहीं मिलेगा? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मिलेगा, अवश्य मिलेगा, किसी भी रूप में मिलेगा, चाहे दर्द के रूप में मिले, चाहे आपको किसी भी रूप में मिले, वो सजा इसी देश में, इसी जीवंत में आपको लेनी है, और वो सजा मिलके रहेगी आपको। ये मेरे शब्द है, आप लिख के रख ले, अगर कुछ गलत बोला हो तो क्षमा चाहता हूं। जो भी आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो उसका भुगतना आपको निश्चित है। इसलिए बहुत मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन चीजों को, केमिकल को दूर करें, अपने जीवन से भी केमिकल को दूर करें, और दूसरों को अनजान में
अनजान में भी जो आप दे रहे हैं वो भी दूर करें। सारी जगह से आप इन चीजों का दूर करेंगे तो ये होगी। अब बस आप देखेंगे, आप छोटी छोटी गलतियों को आप अपनी पकड़िए कि आज यार मैं इतने जीवन से इतना ये गलत दोहन कर रहा था, इसका क्या प्रभाव है। आप अपने जीवन में प्रभाव को ढूंढेंगे तो वो मिलेंगे। अपने आप में लगती है कि हमारी उम्र कम है, जो पहले बुजुर्गों की उम्र होती थी उतनी उम्र हम लोगों की नहीं है। ऐसा क्यों है? इस पे भी तो विचार करिए कि हमारी उम्र कम क्यों हो रही, क्या रीजन है ऐसा। आजकल अधिकतर लोग कहने लगे भैया 60-70 साल जी गए बहुत है। अरे पिताजी 100 साल जी के चले गए, आप 60-70 की बात कर रहे हैं। ये चीजें क्यों आ रही हैं आपके अंदर? आज कैंसर की जो रूपरेखाएं बढ़ते चली जा रही हैं, धड़ाधड़ नए की नए बच्चों को कैंसर हो रहा है। ये सब चीजें जो हैं, ये आपके जीवन में जिस रूप में भी आपने केमिकल को अडॉप्ट किया है उसी का फल प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है। जिसको भी जो कार्य ईश्वर ने सौंपा है उस कार्य को बहुत अच्छे से, मेरा मानना है कि आप लोग करें और वो कार्य को ईश्वर का कार्य मानकर उस कार्य को पकड़ें और कार्य को करें। जो कार्य आपको मिला है दूसरे का कार्य को ना देखें। आप तो आपको जो कार्य मिला है उसको बहुत सच्चे मन से, अच्छे मन से कर डालें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी मिलेगी मिलेगी। कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। अपने जन्मदिन पे पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी आप कार्यक्रम अपने होते हैं, भारतीय संस्कृति कहती है एक पौधा आपको लगाना चाहिए। आप बर्ड पीपल ऐसे पौधे लगाएं जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। आज से आने वाले समय में आपसी लड़ाई तो दूर, ऑक्सीजन लेने की भी मुसीबत होगी। जिस तरीके से आग लग रही है, खेतों में पेड़ जलाए जा रहे हैं, वो सारे पेड़ पौधे जो जलते हैं वो बहुत सारी दुख। एक पेड़ का जलना आप जब देखते हैं तो ये समझ लीजिए उस जलने का पेड़ जो आपने दर्शन किया है वो आपको कहाँ ले जाएगा ये आप समझिए। वो भी आपको किसी दिन जलता हुआ देखेगा कि मेरी लकड़ी से तू जल रहा है, देख तू तो हंस रहा था, 30 सालों से कि मैं तो जल रहा है देख मेड़ों में, और तू मुस्कुरा रहा था और आज मुझे मौका मिला है तुझे जलाने का। तू शांत रह के उन लकड़ियों के ऊपर पड़ा पड़ा जलेगा और जब मैं हंसूंगा और तू कहाँ जाएगा ये तू सोच ले। वही लकड़ियां तुझे कहाँ पहुंचाएंगी ये विचार कर। उन लकड़ियों के समय तो तेरी आंखें नम हो जाती हैं, बाकी तू जिंदगी में ये लकड़ियों को जलते हुए देखते रहता है। कभी तू नहीं बोलता कि अरे हरे वृक्ष क्यों जला दिए, अरे हरे वृक्ष क्यों नहीं लगाऊं मैं। ये क्यों नहीं आती भावनाएं? आदमी सोचता है कि अरे अब ये तो भैया चलो खत्म हो गया, अब इसको पहुंचाओ, और फिर वही लकड़ियां जो सूखी हुई लकड़ियां हैं उसको मोक्ष में पहुंचाती हैं। जलते हुए पौधों को देखना कोई शुभ चीज नहीं है, इसका आपको विरोध करना चाहिए। आजकल हर चीजों में विरोध कम हो गया है। कोई किसी बहन को छेड़ रहा है तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये कहां से परंपरा आ गई है? भारतीय संस्कृति में परंपरा नहीं थी। किसी की बहन को कोई छोड़े तो साला मरना पसंद है, लेकिन ऐसा विरोध करना चाहिए। मेरा कहना है कि विरोध दर्ज हो, इतिहास में दर्ज हो कि यार दूसरे की बहन के लिए वो आदमी ने इतना वो किया। ये सारी चीजें हैं। आदमी का खून ठंडा होते जा रहा है, ठंडा खून ठंडा खून ठंडा। ब्लड का जो टेम्परेचर है 33 डिग्री उससे कम होते जा रहा है। आदमी के अंदर जोश कम आते जा रहा है, पावर कम है, जीवन जीने की शक्ति कम होते जा रही है, श्रद्धा कम होते जा रही है सब चीज में। क्योंकि वो सिर्फ केमिकल खा रहा है तो उसका पूरा जीवन जो है वो केमिकल नुमा होते जा रहा है। जब तक इन चीजों को नहीं छोड़ेगा, वही माताएं जो 6 बच्चे जन्म लेते थे, कभी उन्होंने हॉस्पिटल नहीं देखा। ऐसी माताओं की जरूरत है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए।
और इसकी नई पीढ़ियों को जन्म देने के लिए और शक्ति लाए। इसके लिए आपको मैं आह्वान हाथ जोड़ के करता हूं किसानों को कि धीरे धीरे जैविक की तरफ लौटे और अपनी खेती में ऐसी ऐसी चीजें लेके आए कि इन केमिकलों से आपको मुक्ति मिले। और केमिकल से मुक्ति मिलने का एक ही वो है कि आप क्रॉप रोटेशन को लेके आए। जो एक क्रॉप लगाई है उसको 3 साल तक अपने खेत में ना लगावें, दूसरी क्रॉप लगावें। आपको कभी भी इन चीजों की ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, 10 किलो DAP, 5 किलो यूरिया, उसी पे आप आ जाओगे। और वो जो भोजन आप अगर शुद्ध दोगे बच्चों को, अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को, अपनी माताओं को, दूसरी माताओं को, तो आपका जो भोजन अगर शुद्ध होगा तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली माताएं आपको आशीर्वाद अवश्य देंगी। कराते हुए आदमी से आप कैसे आशीर्वाद की कामना कर सकते हो? आप सोचते हो कि मैं केमिकल पैदा करके पूरे लोगों को केमिकल खिला दूं और वो मुझे आशीर्वाद दे दें? ये कैसे पॉसिबल? कराते हुए आदमी, कराती हुई माता कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। आप इन चीजों को टटोलना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा इन चीजों को, कहाँ हमारे से गलतियां हो रही हैं, कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं। इन गलतियों को एकदम से कम नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे कम आप करते जाइए तो अवश्य आपको इन चीजों का फायदा मिलेगा। गौ माता के ऊपर हम लोगों ने अभी बहुत सारे लोगों से लिए, भैया गाय क्यों छोड़ी? उन्होंने कहा था मेड़ नहीं है हमारे पास, भूसा नहीं है हमारे पास। हमने कहा, हमने उन्हें बताया, दर्शन कराया कि जो आपके घर का मजदूर है उसके गांव में कभी जाके देखो, उसकी गाय उसके घर के सामने बंधी हुई है, उसका गोबर का ढेर है वो घर के सामने लगा हुआ है। वो आपसे बड़ा है कि आप उससे बड़े? कभी अपने कर्मचारी के घर तो जाके देख लो गांव में, उनके घर भी जाके देखो आप, वो कैसे रहते हैं। उनकी गाय, सबसे पहले गाय का दर्शन होता है। सुबह उठते से गाय की आवाज से उठते हैं वो लोग। आपने तो गाय की आवाज से उठने की तो बात छोड़ो, आवाज ही भूल गए होगे गाय कैसे बोलती है। कुछ दिन में तो ऐसा हो जाएगा कि भैया एक गाय होती थी, वो ऐसे दूध देती थी, ये कहानियां आने लगी। ये सब केमिकल को, जो केमिकल जिस तरीके से बढ़ रहा है और जैसे गोबर की मात्राएं खेत में कम हो रही हैं, उससे भी गांव में डिसीजें बहुत बढ़ रही हैं। और शहर से ज्यादा बीमारी गांव में है, ये है। ऐसा नहीं है कि गांव में बीमारियां नहीं है, गांव में बहुत बीमारियां हैं, लेकिन अभी कुछ आशीर्वाद बाकी है जो गांव को जीवित रखे हुए। जी, हैंड रेस हुआ है किसी का, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जी करिए प्रश्न आपका। जी ओम, ओ, आपकी बातों से मुझे एक बात याद आई। मैं कहीं रिश्तेदारी में गई थी, तो एक छोटे जी बच्चे से मैंने पूछा कि आपने गाय देखी है? तो बोलते हाँ देखी है। बोलते कैसे बोलती है? बोलते भौ भौ करके बोलती है। उस बहुत बच्चे बढ़िया। को ये नहीं जी पता नहीं जी, था मैं कि गाय आपको कैसे बोलती है, आपको वो प्रणाम गाय करता हूँ। कैसी आपने होती है। बिल्कुल, आपको दीदी प्रणाम है, बिल्कुल सही बात है। ये गाय भूखती है, यही शब्द निकलेंगे आगे चल के बच्चों से। हाँ, उसको और ये उसको अन्य क्योंकि उनके घर में डॉगी है, तो उसको यही पता था कि गाय भी ऐसे बोलती है कि डॉगी जैसे बोलता है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा देखो, आज शहर के बच्चों को ये भी पता नहीं है कि गाय किस तरह बोलती है। बहुत बड़ा मुश्किल काम आने वाला। दीदी क्या है, आदमी सोचता है कि ये जो चीजें गलतियां हम कर रहे हैं, अरे इससे क्या होता है, हमने तो इतना खाद डालेंगे, हम तो करेंगे उत्पादन, कोई नहीं रोक सकता। तो करो भैया उत्पादन, खूब केमिकल वाला, खूब मेड़ों को बखर दो, गाय को चारा मत दो। लेकिन इसका प्रभाव अगर आपने 2 माताओं को कष्ट दे रहे हो, तो ये नहीं हो सकता कि आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो ये मानना हूं कि आपको उसके लिए बहुत पीढ़ियां नहीं भोगनी पड़ेगी। इसी पीढ़ी में आपको वो दर्द जरूर मिलेगा जो आपने केमिकल फैलाया है। उसका प्रदूषण तो कुछ आपकी तरफ भी, वो धुएं का झोंका आपको भी लगेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सामने वाले का आप घर जलाओ और आपका घर सुरक्षित रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता।
जी भैया, हमारी आप तो हम सुबह ही गाय से होती है। जब हम उठते हैं तो सबसे पहले तो हम 5 बजे गाय के दर्शन करते हैं, उसके बाद बहुत हमारी दीदी, दिनचर्या आप शुरू बहुत होती है। भाग्यशाली हैं कि आप इन चीजों की अभी इन चीजों को आप बिल्कुल संभाल के रखिए। गाय माता और घर की माता और धरती माता, 3 माताओं को अगर आपने संभाल लिया तो मेरे ख्याल पूरे ईश्वर भी आपको प्रणाम करेगा कि आपने तीनों माताओं को संभाला है। वो बोलेगा कि यार मैंने एक सच्चे सच्चे बच्चे को एक जन्म दिलवाया है, जो तीनों माताओं का ध्यान रख रहा है। ऐसी माताओं को, ईश्वर को भी जन्म लेना पड़ेगा प्रणाम करने के लिए कि जो इतना सख्त, इतना भक्त और इतना कर्मशील बच्चे को मैंने जन्म दिया। आज तीनों माताएं हमारी खतरे में हैं, इनको कोई नहीं कह सकता। और इनका जो प्रेम है, जो इनके ऊपर व्यवहार है, वो सारे व्यवहारों को ध्यान रखें। आपको अपने अगर 7 दिनों को अच्छा रखना है तो भैया, मैं हर दिन हिमाचल से हूँ, लेकिन हमारे तो अभी इतना शुरू केमिकल नहीं था, लेकिन अब यहाँ भी बहुत अंधाधुंध केमिकल होना शुरू, लोगों ने डालना शुरू कर दिया है। जी तो मैं तो नेचुरल ही करती हूँ, नेचुरल प्राकृतिक खेती में ही काम कर रही हूँ, और मेरे पास गाय भी देसी है। तो लोगों को शिक्षा यही देती हूँ कि आप खुद भी नेचुरल शुद्ध खाएं और औरों को भी शुद्ध ही खिलाएं। दीदी, ईश्वर की बड़ी वो रहती है। अभी कोरोना जब आया था तो किसान डीएपी की दुकान तो छोड़, डीएपी का शब्द भी भूल गए थे कहाँ मिल रही है। भैया चुपचाप बोए आओ और आ जाओ। ये तो ईश्वर को जिस दिन सिखाना होगा ना, एक दिन में सिखा देंगे। आज इतनी लड़ाई हो रही, बहुत सारे केमिकल मिलना ही बंद हो गए। अब कहाँ से लाओगे यूरिया जब मिलेगा ही नहीं, तो क्या करोगे आप? प्रकृति अपना कंट्रोल करेगी, लेकिन वो भीषण तरीके से करती है प्रकृति खुद कंट्रोल, लेकिन उसका जो रूप होता है उसके लिए हजारों जानों को देना पड़ता है। अब कोरोना आया तो कितने अपने अजीज दोस्त, कितने सारे हम लोगों ने खोए। तो इसका कारण है कि ये सब जब आती है, ये घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, तो इन घटनाओं का जो योग होता है वो ही इनको सुधार देता है। काफी लोग बाग वापस लौटे इस कोरोना की वजह से, काफी भक्ति में आए, लोगों को डर भी हुआ कि ये ऐसी चीजें हैं। और ऐसा ही प्रकृति का नियम है, जब कभी बहुत अनाधुंध होगा तो ये केमिकल खुद ही अपने आप में जो उत्पादित कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंसान बंद नहीं कर रहा है, लेकिन ईश्वर उनको बंद करेगा। और वो केमिकल मिलना तो दूर, छूने को भी नहीं मिलेंगे। ये ऐसा जिस दिन प्रकृति को लगा या प्रकृति को भारी नुकसान होने वाला है, तो फिर वो अपने आप ही इन चीजों को कंट्रोल करती है। हमने देखा है कि अपने आप में कंट्रोल करने का भी एक प्रकृति का बड़ा वो रहता है। आप देखिए, जहाँ जैसे आपके आसपास जो झाड़ियां उगती हैं, कहते हैं हमारे ऋषि मुनि कि जिन जिन गांवों में जो बीमारियां आती हैं, अगर वो अपने मेड़ों में, जंगलों से अपने 5-10 पत्तियां जो गाय खाती हो, उनको उठा के अगर उनका जूस पी ले तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे पौधे आप देखिए, जब प्रकृति पौधे भी बदलते रहती है, आप देखिए कि जो पौधे नए आपने कभी नहीं देखे वो आपके आसपास उग जाते हैं। उनका बीज कहाँ से आया होगा? प्रकृति का कितना कंट्रोल है आप देखिए। वो पौधे आपके उगते हैं और वो उनकी पत्ती अगर आप ले लें तो आपका जीवन में जो आई हुई आपकी बाधा है वो दूर होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और इन चीजों को समझने के लिए काफी सारा अध्ययन की आवश्यकता होती है। शांति मन से अगर आप इन चीजों को विचार करेंगे और उत्पादन में, अभी आज आप कोई फसल करने जा रहे हैं तो आप अपने विज्ञान केंद्र, इनकी सलाह के बगैर आप ना करें, इनकी सलाह लें। और आप इनसे दवा लिखवा के डालें ना, आप खुद दुकान पे जाके दवा क्यों लिखवा? जब आपके लिए कृषि का एक डॉक्टर दिया हुआ है, इतने साइंटिस्ट बिठाए हुए हैं, आप उनसे पर्ची क्यों नहीं लिखवाते? मुझे तो ये है पहली लड़ाई आपसे। आप उनसे क्यों नहीं लिखाते भैया मेरे खेत में इल्ली लगी, क्या दवा डालूं? वो लिख के देगा, आप वो दवा डालिए। आप अपने मन से क्यों चले गए कोराजिन लेने? आप अपने मन से दवा लेने क्यों चले गए? आप खुद की दवा तो लेने कभी नहीं जाते मेडिकल दुकान पे। जरा सा पेट दर्द होता तो डॉक्टर से लिखवाते हो। तो खेत की दवा आप वैज्ञानिक से क्यों नहीं लिखवाते? ये बताएं आप। और वो बगैर पर्ची के दुकानदार दे क्यों देता है दवा?
दोनों चीजें हैं, इन चीजों का होना चाहिए। क्या है इसमें, ऐसे लोगों को बिठा दिए हैं, ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं जो खेती का नहीं जानते, वो लोग खेती कर, वो खेती के मिनिस्टर बने हुए, उन्हें ABCD नहीं मालूम, वो बना हुआ है। गाय का मंत्री ऐसा बना हुआ है जो गाय को कभी जानता नहीं। मैं तो कहता हूं उसको सबसे पहले दूध लगाती हुई फोटो डालनी चाहिए। अगर वो गाय का मंत्री अगर बना है, पशुपालन मंत्री, तो उसको सबसे पहले अगर सुबह फोटो डाले तो गाय की लगाती हुई फोटो डाले, तो उसको मान्यता देनी चाहिए भारत सरकार को। और अगर जो ट्रैक्टर चलाना और बखर चलाना नहीं जानता, उसको कृषि मंत्री नहीं बनाना चाहिए। वो सुबह उठे तो सबसे पहले उसके आगे सामने 10 एकड़ खेत रहे और वो मंत्री सुबह जाके ट्रैक्टर चलाए और नहीं तो बखर चलाए, जब उसको मान्यता देनी चाहिए कि ये मंत्री रहे। ऐसे मंत्री नहीं जो खेती जानते ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि कहाँ क्या लगता है, मूंगफली का फूल क्यों ऊपर आता है उन्हें मालूम ही नहीं है, जानते ही नहीं है कहाँ मूंगफली लगती है। वो भी हमारी दीदी ने बताया कि गाय कैसे आवाज देगी, वो कुत्ते जैसा। तो ये हो हमारे यहाँ मंत्री पद निश्चित करना चाहिए। जो योग करा रहा है, आप योगी को बनाओ ना, आप योग टीचर। आपने एक मंत्री के रिश्तेदार को योग का टीचर बना दिया, वो काय का योग कराएगा, उसको योग ही नहीं मालूम, उसको बना के बिठा दिया, उसको पूरी शासन की सुविधाएं दे दी। ये सारी चीजें हैं, इनको सुधरने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यक। जो चीज में जो जो दक्ष है उसको वो बनाना चाहिए। हमारे घर की परंपराएं थी, जो पढ़ा लिखा लड़का उससे नौकरी कराते थे, जो भैया कम पढ़ा लिखा तू खेती कर, ये पहले की परंपराएं हैं, उसे खेती कराते थे। तो हमारे उसमें क्यों नहीं है, हमारे इसमें, हमारे देश में भी होना चाहिए भैया। जो पढ़ा लिखा है, खेती में जिसने पढ़ाई करी वो मंत्री खेती का बने, जिसने डेयरी के कोर्स करे वो डेयरी का बने। मैं तो कहता हूं हर विषय में साइंटिस्टों को, इन चीजों में तो कम से कम ऐसे मंत्रियों का निर्माण होना चाहिए, बनना चाहिए। इन लोगों को वोट देना चाहिए जो इसमें पूर्णतः दक्ष हो, वो ही पूरे समाज को एक दिशा दे सकते हैं और नए तरीके से चल सकते हैं। ऐसे कुछ बहुत अच्छे होने चाहिए। जी भैया, बहुत जी, सुंदर। बहुत सारे हैंड रेज हो गए और योगाहार से हैंड रेज है, तो कृपया अपना प्रश्न करें। आचार्य जी को प्रणाम। जी आज हमें और चिंता में डाल दिया है कि आप वो नहीं हो जो हम देखते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे बात करते रहे, जिनके साथ हमेशा बैठे सोए खाए पिए, वो आप नहीं हो, आप कोई और हो। इसका भी हमने हमेशा सदन को बताना चाहता हूं, आदरणीय शरद भैया के पास बैठे ये सारे सामाजिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं, हमेशा लोगों की समस्याएं समाधान करना, किस्म मिलना अधिकार। लेकिन हमने कभी अभी तक एक बार हम लोग गए थे इनके खेत पर, जब वो मक्का देखा, मक्का और वहां पर और कपास की वो देखी, लेकिन इनके पास इतना ज्ञान है, वैज्ञानिक फैल है। मैं कह रहा हूँ जो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल यथार्थ कह रहा हूँ। वैज्ञानिक चूंकि पढ़ी लिखी बात और पढ़ी बात जो है लिखी बात पढ़ करके बताते हैं, वो खेत में उतना उन्होंने अनुभव नहीं किया जितना आदरणीय हमारे शरद भैया ने अनुभव किया है एक एक चीज का। और इन्होंने आज जो 3 माताओं की बात की है, ये आज तक किसी ने नहीं की है। गाय माता, धरती माता और अपनी जन्म देने वाली माता, इन तीनों माताओं पर अत्याचार हो रहा है। और जब तक इन तीनों माताओं पर अत्याचार होता रहेगा तब तक ये देश सुखी नहीं रह पाएगा, वो बेटा सुखी नहीं रह पाएगा, वो व्यक्ति किसान सुखी नहीं रह पाएगा, वो नागरिक सुखी नहीं रह पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात जो है आपने जो विभिन्न आपने कहा है कि पशुपालन मंत्री वो हो जो गाय लगा लेता है, दूध दो लेता है, गाय को सांडी बना लेता है, गाय की सेवा कर सकता है। ये आपने कई बार ऐसी बातें की हैं, कई मंत्रियों के यहाँ, कई डायरेक्टर एमडीए के यहाँ आपने गाय बंधवा दी, वैज्ञानिकों को खेती करा दी। ये कहने से और होना चाहिए। और आज देश में ये तो रिकॉर्डिंग जाएगी सोशल मीडिया पे, हर हालत में जाएगी कि जो भी जिस विभाग का व्यक्ति है वो अगर दायित्व दिया जाता है तो उसको उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और वो जी रहा हो। वो कंचन दीदी को मंत्रालय में जाना चाहिए, कल्पना जी लिख रही हैं। अब जी तो ये चीजें, क्योंकि हमने तो कई बार बोला, शरद भैया ने एक बार भी अप्लाई नहीं किया है, ना इन्होंने कोई नहीं तो ये तो जब मध्य प्रदेश की सरकार को जरूरत होती है तब शरद भैया को बुलाते हैं,
इनका जो है वक्तव्य होता है, इनका जो है वहाँ जो है लेक्चर होता है। और मैंने देखा है पीएस ने बुला के इनको, और ये तो चूंकि मैं था और कई हमारे सभी मध्य प्रदेश के सारे कलेक्टर, सारे सीओ, सारे डायरेक्टर, सभी विभागों के डायरेक्टर, एमडी, बहुत बड़ी बात होती है, वो खड़े रहते हैं और उनको डांट पड़ती है। वहां शरद भैया को बगल में बिठा करके और प्रेजेंटेशन कराया जाता है। मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था। तो वो तो ये इनमें योग्यता है, और जो ये योग्यता है, तो आज आपको सुनकर के मन प्रसन्न हो गया। समय बहुत कम है, बात लगता है कि बहुत कुछ कहने की मन में आ रहा है, लेकिन मैं आपके ऐसे पुरुषार्थ को, ये विद्या जो है, ये आपको ज्ञान इतना अथाह है हर क्षेत्र में, ये इसकी जो है क्या वजह है वो भी बताने का कष्ट करें। इसकी वजह मैं बताती हूँ जी। प्रणाम सबको। शरद भैया आपको बहुत बहुत नमन। ये हमारे गुरुदेव, ये श्री राम शर्मा आचार्य जी की विचार क्रांति वाला अभियान, जिससे अब शरद भैया आरंभ से जुड़े हैं, और उनके माता पिता का आशीर्वाद, उनके स्वयं के माता पिता और गुरुदेव की कृपा है, जो इतना ज्ञान और इतना अनुभव हमारे शरद भैया के को मिला हुआ है। उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। और मतलब बस अब क्या कहें, शब्द नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही वक्तव्य चाहिए, यही वक्तव्य चाहिए जनता के बीच में। ज्यादा, जहां पर ज्यादा इकट्ठे एकत्र हो, वहां पर ये बातें चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर वहां पे 500 लोग हैं तो 500 में से कम 100 के दिमाग में तो बातें उतरेगी। और ये जो मंत्रालय वाली बातें, मंत्रियों की, किसी को भी, अनपढ़ को भी एक मंत्री बना दिया जाता है, और कोई भी डिपार्टमेंट किसी को भी सौंप दिया जाता है, उनको उसकी ABCD नहीं मालूम होती है। ये विचार भी कई सालों से चल रहा है, परंतु जागृत नहीं होता। सरकार के पास तक ये बातें पहुंच ही नहीं पाती, नियम बन ही नहीं पाते। यही तो सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि जो सही काम है और जो सही विचार होना चाहिए, जो सही बात होना चाहिए, वो ऊपर तक पहुंचती ही नहीं है। तो ऐसे वक्ता और ऐसे दिल दिमाग को बदलने वाले व्यक्ति चाहिए। तो वो जरा सबके बीच में बोले, सबके ज्यादा। हमारे योगाहार में भी आज शरद भैया ने जब इतना बोला, तो हमारे मुनीलाल जी बोल रहे हैं कि इनका ये रूप हमने आज देखा। अरे ऐसा कैसे आज देखा? 5 साल से आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, इतने सालों से जुड़े हैं, ये रूप आपने पहले नहीं देखा? ऐसा तो हो नहीं सकता। और इनको इस प्रकार से बहुत, मैं क्या बताऊं, बहुत तारीफ की बात है। और ये तो निश्चित है कि माता पिता का आशीर्वाद, और ये जो तीनों माताओं की सेवा आरंभ से कर रहे हैं, जब इनके दिल दिमाग में ये बात है, तो तीनों माताओं की, धरती माता, गाय माता और स्वयं के माता पिता पूजनीय। अरे बच्चों को जो आज शिक्षा मिल रही है ना, गणपति जी का वो बताते हैं, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बताते हैं, गणपति जी, गणेश जी की कहानी बताते हैं। मैंने देखा है किसी एक ने भी नहीं कहा कि गणेश जी ने क्या किया था। पृथ्वी उसको देखने, जीतने के लिए अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगाई थी। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो छोटी छोटी बातों से हम बच्चों के दिमाग में ये बात भर सकते हैं, परंतु वो शिक्षा तो मिल नहीं रही है। भगवान को भी सबने आजकल खिलौना बना लिया है, तमाशा बना लिया है। कृष्ण जी को तमाशा बनाया है, गणपति जी को तमाशा बनाया है, शंकर जी को तमाशा बनाया है, और उनके लिए जितनी भी अनर्गल बातें की जाती है, उसका कोई विरोध नहीं करता, बल्कि उसकी ताली बजा के उसके लिए हंसी की जाती है। तो ये सारी बातें जब तक हमारे यहाँ सब विचारों से शुद्धि नहीं होगी, तो मैंने जो गुरुदेव का नाम लिया इसीलिए कि उन्होंने विचार क्रांति अभियान ही चलाया था, और उसी के कारण ऐसी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ा समाज है जो उन सब बातों को मान रहा है, परंतु उस पूरी जनता की जनसंख्या देखते हुए तो वो तो एक तरह से मुश्किल से 10-20% भी नहीं है। तो यही कहूंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करें, बीच में मैंने बिना हैंड रेज किए बात बोली। दीदी बहुत बहुत प्रणाम। दीदी बहुत बहुत प्रणाम। और आपके सबके आशीर्वाद से ही ये सब चीजें हो पाती है। और मेरा बस एक दीदी ये था कि आदमी अपने घर में केमिकल उगा के दूसरी माताओं को दुख जो देता है ना, वो पीड़ा दिखती है मुझे। तो कैसे आप खुश रह सकते हैं? मतलब इस पे बहुत मैंने वो किया कि यार आदमी सोचता है। मैं तो इस बार मैं बोलूंगा राव साहब से कि मैं उनके 1 एकड़ खेत में बरलर लगाता हूँ और गेहूं लगाता हूँ। अगर दोनों की मिला के 66 की एवरेज ना आए
वो जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। और अगर 66 की एवरेज आ जाए तो वो पूरे भारतवर्ष को उगाने की आपकी जवाबदारी रहेगी कि आप इन लोगों से उगवाएं। बिल्कुल सही है भैया। क्या है, हम जो बोएंगे वही तो मिलेगा। तो जो बोएंगे मतलब अगर हम जहर बो रहे हैं तो हमें भी किसी ना किसी दिन तो जहर खाना ही पड़ेगा। और वो फिर और ये भी दीदी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जहर हाँ, आप दूसरे के लिए उगाए। ऐसा है हाँ ही नहीं कि बिल्कुल, दूसरे का घर वो जला रहे स्वयं और के लिए आपका घर सुरक्षित। ये भारतीय संस्कृति में नहीं है ही नहीं है। ये प्रकृति में नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति में ही नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल 100% सही है कि जब हम बहुत ज्यादा ज्वालामुखी वाला की बात आ जाती है ना, तो प्रकृति फिर ऐसा ही कष्टपूर्ण, मतलब बिल्कुल दुष्टता के तरीके से फिर वो सुधारने की बिल्कुल कोरोना जैसे सुधारती है दीदी। बिल्कुल। और कोरोना में वही हुआ था। और अगर अब नहीं माने तो फिर से उसी प्रकार। और एक बात और है कि भले ही प्रकृति सुधारे परंतु फिर भूल जाते हैं लोग बाग। कोरोना में सारे सुधर गए थे परंतु अब धीरे धीरे पुनः सब विभ्रम हो गए, सारा भूल गए कि भाई क्या करना है। हमें फिर से अपने उस पे आ गए हैं, अपनी ढर्रे पर अब बस ये मनुष्य की प्रकृति भी यही है ना, उसको तो सजा खाना ही है, जीवन लेके आया है तो। डॉक्टर किशोर सर जी, बने सिंह जी फिर डॉक्टर बने सिंह जी। हाँ जी, रावत जी, डॉक्टर साहब अपना संचालन करें। जी, बने सिंह आर्य जी, आदरणीय बने सिंह आर्य जी अपना प्रश्न करें। बने सिंह भैया शायद आवाज मेरी नहीं जा रही उन तक। डॉक्टर किशोर दुबे साहब से अनुरोध है, अपना प्रश्न करें। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें हमारे शरद भैया ने रखी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कुसुम दीदी और बाकी सबने जो अपने विचार रखे कि सरकार तक बातें पहुंचती नहीं, ऐसी बात नहीं, सरकार तक बातें पहुंचती है। मैं एक दो बिंदु सिर्फ रखूंगा। मनमोहन सिंह खुद प्राइम मिनिस्टर थे, वर्धा जिले के वायफड़ में वो आए थे, उनको बुलाया गया था और वहां पे खेती कैसे नहीं होती और किसान आत्महत्या क्यों करते, इसके लिए वहां पे विजय जावंझा करके जो 50 साल से किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके साथ में बात की थी। उन्होंने सब बोला था कि किसानों को उचित मूल्य दिया जाए, उनकी कठिनाइयां दूर की जाए। अब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि यह सब जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एजुकेशन, इंडस्ट्री और सभी सेक्टर्स है, और वो सभी सेक्टर्स में बदलाव यदि लाना है तो जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो उनको पता था कि वो सोनिया जी के और राहुल और बाकी इसके मर्जी पे खड़े थे। ये सब हो सकता है, उसमें मोदी जी जैसा नेता और जिसके पास में स्पष्ट बहुमत रहे तो ही इसमें इस तरह के सुधार हो सकते हैं, नहीं तो वरना हो नहीं सकते। जो एग्रीकल्चर की बात है, वही और भी सेक्टर्स की बात है कि लोगों के पास में ये विचार जाते नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे एमएलए एमपी, उनको वो तो धरातल से ही जाते हैं, उनको सब पता है कि कहाँ बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन बात अड़ती है कि जो इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, वो विल पावर वाली स्ट्रांग सरकार लोग अगर है तो ही ये सब बदलाव होंगे, हर क्षेत्र में होंगे, चाहे खेती में हो, एजुकेशन में हो। शरद भैया जो बोलते हैं कि भाई बाकी भी जो मिनिस्टर बनेगा उसको खेती का ज्ञान चाहिए, एजुकेशन का ज्ञान चाहिए, ये सब होता है, लेकिन वो जानने वाला उस तरह का स्ट्रांग नेता, उसके पास उस तरह का बहुमत चाहिए और विल चाहिए, तो यह काम हो सकता है। बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद जी आदरणीय, बहुत सुंदर। जी शरद भैया, आप अपनी बात। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। मैं तो कहता हूं कि जो जैसे कृषि से जो डॉक्टर रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनको सरकार को 10 एकड़ जमीन अवश्य देनी चाहिए उस फार्म पे, जिससे किसान वहां जाके ट्रेनिंग लेवे। ये चीजें बहुत जरूरी है, उनको उन खेतों का एडमिन बना के सरकार को उनको लाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी इतनी है कि बहुत सारी कमी है, और जो नीति बनाते हैं और नीतियों में वैसे व्यक्ति अगर आप आज दूध की डेयरी बना रहे हैं या दूध के विषय में कोई विचार कर रहे हैं, तो वैसे किसानों को जो बड़ी बड़ी डेयरियां चला रहे हैं, जो लोग चलाते हैं, उन लोगों को शामिल करना चाहिए,
वो नीति को बनाने में। अधिकतर नीति बनाने में ऐसे लोग बैठ जाते हैं, ये खेती की नीति बनना है तो उसमें खेती के ना ही साइंटिस्ट बैठ पाते हैं ना किसान बैठ पाते, दोनों का पद नहीं है वहां। मैंने देखा वहां तो ऐसे लोग बैठे रहते हैं कि जो जिन्होंने ना खेती देखी ना वैज्ञानिक, दोनों नहीं, और वो खेती की नीति बन जाती। अब एक बार नीति बनी मध्य प्रदेश सरकार में 21 पाइप 3 नोजल, तो मैंने उनसे कहा भैया एक बात बताओ, 21 पाइप 3 नोजल में कहाँ पानी चला पाएगा वो किसान? उसको 3 नोजल कैसे एडजस्ट करेगा? अरे 3 हार्स पावर की मोटर रही तो 7 नोजल लगते हैं उसको। अब ये किसने बनाई? उन्होंने कहा साहब वो तो नीति में वो हो गया साहब। 3 साल वो अपने यहाँ पे चली 21 पाइप 3 नोजल। अब वो किसान इतने परेशान हो गए कि बाकी के नोजल का क्या करें। मतलब आप देखो नीति में गलती कहाँ होती है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें ऐसे लोग होने चाहिए। जी हैंड रेज है, मैं सर ले लीजिए हैंड रेज। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, सरकार की नीति ऐसी है, जो सरकार है वो मतलब डेयरी के लिए अगर उन किसानों को ही आगे पैसा दे के उनकी हेल्प करे तो कम से कम किसानों का उन गाय माता की सेवा तो करता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी गौशाला खोल रखी है वहां गाय भूखी मर रही है। तो कई जगह हमने देखा वहां इतनी सारी गाय है लेकिन भूखी मर रही है और सरकार उनको पैसा दे रही है। इससे बढ़िया किसानों को दे, और जो डेयरी का काम कर रहा है या कोई उसका रोजगार चल रहा है उसके लिए मेरा तो यही कहना है भी सरकार को चाहिए कि उनको जो है उनको आगे लाए, ना कि उन लोगों को दे कि जो गौशाला खोल के बैठे हो और पैसा खुद खा रहे हैं, गाय माता हमारी भूखी मर रही है। बिल्कुल दीदी, ये पीड़ा तो बहुत है और इस पीड़ा के लिए हम लोगों ने काफी, यहाँ अभी मुन्नीलाल सर हैं भी, बहुत बार इस पीड़ा को ऊपर तक उठाया, लेकिन बस वही है कि वहां जो बैठा है वो गाय लगाना नहीं जानता दीदी। बस शरद इतना ही भैया, हम बोलेंगे और कुछ शरद नहीं। भैया, ये जो वो पिंकी दीदी ने जो बात कही है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोक के मैं बोल रहा हूँ। क्या है, अगर सरकार ने गौशाला बना दी, गौशाला का संचालन तुम्हें दे रही हो, पैसा दे रही है, तो सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हो। ये कोई बात नहीं है। इस समाज, देखिए, सरकार पैसा दे रही है कि गाय को पालो, अब वो पैसा खा रहा है और गाय नहीं पाल रहा है तो वो भी सरकार दोषी है। ये कहां तक सही है शरद जी? सर मेरा कहना है कि जो पैसा आप डेयरी में दे रहे हैं उसका भी तो आप बदल के भी तो देखना चाहिए। आपने देखिए, आज आपने जो पैसा गौशालाओं में निकल रहा है वो सरपंच और सचिव निकाल रहा है, ठीक है ना। अब सरपंच वहां से जब 40,000 निकालता है तो उसमें कितनी पाइपलाइन जुड़ी है, वो जो पैसा इधर उधर चला जाता है वो आप भी जानते हैं। तो वो चीजें की पाइपलाइन अगर नहीं रुकेगी तो वो कैसा, इस चीजों को कई बार उठाया, लेकिन इसके पैसे जो हैं वो चारा के रूप में जाने चाहिए। मेरा कहना है कि आप जो उत्पादित हो रहा है आप तो बना दीजिए। जैसे आप गेहूं खरीद के बांटते हो वैसे ही आप भूसा खरीद के क्यों नहीं बांटती सरकार? वो पैसे क्यों देती है उनके हाथों? आप तो भूसा खरीद लो भाई, आपकी 100 डेयरी है, आप 4 वेयर हाउस भर लो भूसे के और उन गौशालाओं में पहुंचाओ। सरकार को खरीद लेना चाहिए भूसा। भाई आप जी जी, गेहूं भी तो खरीद रहे हैं ना, तो आप गाय बहुत के लिए भूसा क्यों नहीं खरीद पा रहे हो? बहुत बताइए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका सुझाव। ये सुझाव लिख लिया जाए और ये अगले आगे आने वाले समय में सरकार गोदाम बनाए, भूसा खरीदे, भंडार करे और गौशाला में भूसा पहुंचाए। बस ये सरकार, सभी हम गाय कह रहे हैं बचवाए। गाय भी वाह ना भाई, पाले, सिर्फ बहुत वो बढ़िया, चारे का स्टॉक अगर कर ले सरकार तो सारी बहुत बढ़िया। समस्या हल। पूरा भूसा खरीद के भैया, एक जैसे गेहूं आप खरीद रहे हो 2700 रुपए कुंटल, 2600 रुपए कुंटल में, ऐसे ही आप भूसा बोल दो भैया 5 रुपए किलो में खरीदेंगे, सारे किसान आपको भूसा दे आएंगे। वेयर हाउस आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए खाली, 50 वेयर बहुत हाउस खाली पड़े, उन वेयर हाउस में भूसा भर लो। जिन गौशालाओं को चाहिए वो न दे दो, उनके हाथ में पैसे। भाई गाय चराने वाले के हाथ में पैसे क्यों दे रहा है? बहुत उसके बढ़िया, तो लकड़ी पकड़ा भैया, गाय चरा तू। बहुत बढ़िया। चलिए, ये प्रस्ताव आगे अपन बढ़ाएंगे और इसको और अभी जारी रखेंगे आपकी क्लास को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी में डॉक्टर साहब रावत जी को आमंत्रित करूंगा और इस कार्यक्रम को अंतिम समय तक ले जाने के लिए बहुत समय हो रहा है। जी, आदरणीय डॉक्टर रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत सारी चीजें आदरणीय शरद भैया ने कही है और बहुत सारी चीजों के अपने निहितार्थ हैं। और निश्चित रूप से जो चीजें हम कहते हैं उनको जो संकल्प होता है और जो विकल्प होते हैं उसको धरातल पे ले जाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि
सरकारें कैसे बनती है सबको पता है, और सरकारें क्या करती है सबको पता है। आज बनती है, अगली बार के लिए पुनः तैयारी हो जाती है कि आज बन गई है तो अगली बार कैसे होगी, अगली बार कैसे वोट लेंगे, अगली बार कैसे कैंपेन करेंगे। तो वो सारी तैयारी आज से शुरू हो जाती है। मतलब हम खेती वाला किसान तो थोड़ा सा रह जाता है तैयारी करने में, सोचने में, प्लानिंग बनाने में, पर सरकार बनाने वाले उसी दिन से प्लान कर देते हैं। तो ये जो प्लानिंग होती है वही प्लानिंग आपके पाइपलाइन बनाती है। तो जो आपने पाइपलाइन बताई, ये पाइपलाइन को बंद करना अब किसी सरकार के बस में नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर ऐसा मेरा मानना है कि ये पाइपलाइन बंद